नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस किया जाएगा ताकि आपको आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम में जो है हेल्प मिल सके। आपको पता है आने वाले एग्ज़ाम जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन करवाएगा और बहुत जल्दी कंडक्ट करवाए जाएंगे, ये भी कह दिया गया है। अब देखिए, ये सारे क्वेश्चन उसी हिसाब से बनाए गए हैं जैसे क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने अलग अलग एग्जाम में पिछले सालों पूछे हैं। तो उसी हिसाब से हर एक क्वेश्चन को जो है बनाया गया है और हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलिए। आपका कोई भी एग्जाम है जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन करवाएगा उसमें डेफिनेटली आपको यहाँ से हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, ये मान के चलिए कि डेफिनेटली यहाँ से 100% श्योर आपको हेल्प मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बोलते हैं व्हाट इज हिमाचल प्रदेश रैंक इन एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021। तो बोलते हैं कि निर्यात तत्परता सूचकांक, जिसको EPI कहा गया, 2021 में हिमाचल प्रदेश का रैंक क्या था। अब ध्यान रखें कि ये जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है ये ओवरऑल इंडिया में बात की जा रही है हिमाचल प्रदेश के रैंक की। तो ओवरऑल इंडिया में 2021 की अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश का रैंक रहा था 18वें नंबर का। ऑप्शन सी सही आंसर, 18th रैंक हिमाचल प्रदेश का रहा था। और साथ में ये याद रह जाएगा आपको, क्योंकि आपको पता है हिमाचल प्रदेश भारत का 18वें नंबर का राज्य जो था वो बना था 1971 में। वो आपको पता है तो उसके साथ जोड़िए और ये याद रह जाएगा। परंतु यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको पता होनी चाहिए जो कि एग्जाम में आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी। हिमाचल प्रदेश ने ये जो रैंक लिया है ना, 18th रैंक, ये 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी और सिटीज़ जो हैं उनमें से लिया है। इनके पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट यूटीज़ हैं उनमें से 18th रैंक हिमाचल का रहा है। और इसमें अगर हम स्कोर की बात करते हैं, क्योंकि कई बार स्कोर भी पूछ लेता है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, तो 40.43 जो है वो स्कोर रहा है। अब 40.43 का मतलब 40.43 ही होना चाहिए, ना इसका मतलब 41 होना चाहिए, ना इसका मतलब 39 होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि 2020 में हिमाचल का रैंक क्या रहा था, तो 2020 में हिमाचल का 19वां रैंक जो था वो रहा था और उस टाइम हिमाचल का स्कोर 38.8 था। तो ये दोनों रैंक ध्यान रखने। अगर हम बात करते हैं ना हिमालयन स्टेट्स में, तो हिमालयन स्टेट्स में हिमाचल प्रदेश का 2nd रैंक रहा है। अब ये हिमालयन स्टेट्स जो है इसमें हिमाचल का 2nd रैंक रहा है। हिमालयन स्टेट्स में पहला रैंक रहा है उत्तराखंड का पहला रैंक रहा है। हिमालयन स्टेट्स में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे आ जाते हैं। तो पहला रैंक उत्तराखंड का, दूसरा हिमाचल का और तीसरा भी जान लीजिए, तीसरा था त्रिपुरा का। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपने यहाँ से ध्यान रखा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। और मैं 100% श्योर हूँ कि ये क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन ना किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, ज़रूर, चाहे HS में पूछा गया है, एलाइड में पूछा गया है या फिर सब इंस्पेक्टर, JBT, TGT, जो भी एग्ज़ाम होगा डेफिनेटली पूछा जाएगा ये एग्ज़ाम। अगले क्वेश्चन में देखिए, बोलते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं इन 1588-89 which king of Kangra organized all the hill chief from Jammu to Kangra against अकबर। तो बोलते हैं कि 1588 में कांगड़ा के किस राजा ने जम्मू से लेकर कांगड़ा तक के सभी पहाड़ी सरदारों को अकबर के विरुद्ध जो था वो संगठित कर दिया था। तो एक राजा ऐसा हुआ जिसने क्या किया, जिसने जो था वो जम्मू से लेकर कांगड़ा तक के जितने भी पहाड़ी सरदार बीच में आते थे उन सभी को एकत्रित किया और अकबर के विरुद्ध जाने के लिए जो था वो उनको प्रोत्साहित किया, इतना मोटिवेट उनको कर दिया था कि वो सारे तैयार हो गए कि एक सुप्रीम पावर जो सेंटर से लीड कर रही है उसी के खिलाफ हम हो जाएंगे। तो ये था विधि चंद। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। विधि चंद ऐसा राजा हुआ जिसने सभी को जो था वो मोटिवेट करके ऐसा किया। राजा जयचंद की मृत्यु हो गई थी 1585 में। 1585 में जयचंद की मृत्यु के बाद विधि चंद जो था वो कांगड़ा की गद्दी पर बैठा था। ब्लोखरा सीरीज में इसको हम कवर कर लेंगे, वहां पर कवर नहीं हुआ है तो ब्लोखरा सीरीज में भी ये कवर किया जाएगा, परंतु यहाँ पर डिटेल से जान लीजिए। बोलते हैं उस टाइम क्या था कि मुगल जो था वो पहाड़ी राजाओं के भीतर जो था शासन करना चाहते थे और इसी से जो था क्या था कि पहाड़ी जो बहुत सारे शासक ऐसे थे उनके बीच एक असंतोष की लहर थी। विधि चंद ने इसका लाभ उठाया, जो उनके अंदर एक कहीं ना कहीं पर विरोध था सभी के बीच में, उन सभी को एकत्रित कर लिया इसने 1588-59 में और बगावत जो था वो कर दी थी अकबर के खिलाफ। अकबर ने इस विरोध को दबाने के लिए जो था वो उसका एक भाई था, मुंह भोला भाई कह लीजिए, दूध भाई कह लीजिए, जिसका नाम था जैन खां कोका। जैन खां कोका जो था वो एक भारी सेना लेकर कांगड़ा भेज दिया था और वो पठानकोट की ओर से जो था वो कांगड़ा की ओर आगे बढ़ा था और सतलुज नदी तक जो था वो बढ़ता रहा था।
पठानकोट और सतलुज के बीच वाले जो भाग थे वो सभी राजाओं ने अकबर की संप्रभुता जो था वो फिर मान ली थी, फिर मानना पड़ा था। और फिर क्या हुआ, फिर विधि चंद भी साथ में था, बिलासपुर के राजा भी थे, बाकी भी राजा थे, उन सभी ने क्या किया, चुपचाप से चले गए मुगल दरबार और मुगल दरबार के प्रति अपनी वफादारी जो था वो व्यक्त जाकर वहां पर की थी। फिर इन्होंने बगावत नहीं की, परंतु एक बार बगावत की और कांगड़ा के राजा ने उसमें अहम रोल जो था वो निभाया था। ये आपने यहाँ से जान लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन नहीं भूलने वाला आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम डिवाइड्स बलह वैली रफली इनटू 2 पार्ट्स। तो बोलते हैं कि बलह वैली को मोटे तौर पर 2 भागों में एक धारा ऐसी है जो डिवाइड कर देती है, उस धारा का नाम बताना है कौन सी है। तो बलह वैली जो है वो उसको सुकेती जो कि ब्यास की एक सहायक नदी है, ऑप्शन बी सुकेती सही आंसर है। ये ट्राइब्यूटरी है ब्यास की। अब सुकेती क्या करती है, सुकेती जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है बलह वैली को। ये जो बल वैली है ना, बल वैली, ये कहाँ पर स्थित है, ये मंडी में स्थित है। मंडी में स्थित है और ये काफ़ी फर्टाइल वैली यहाँ की है। मंडी में आपको पता है ना एयरपोर्ट बनने जा रहा है, तो आपने कई बार देखा होगा कि वहाँ के लोग, जो बल वैली के लोग हैं ना, वो विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी वैली बहुत फर्टाइल है और यहाँ पर एयरपोर्ट अगर बनता है तो हमारी ज़मीन चली जाएगी, ज़मीन चली जाएगी तो हम लोग कहाँ पर रहेंगे, हमारा जो खेती करने का साधन है वो भी चला जाएगा। तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन भी उसके किए जाते हैं ना कहीं पर। अब देखो ये ब्यास नदी है ना हमारे हिमाचल में जो बहती है, ये अलग अलग जगहों से होकर, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से होकर जो है वो गुजरती है। तो सारा जानते हैं ब्यास नदी निकलती कहाँ से है। ब्यास नदी जो है वो रोहतांग दर्रे के समीप कहीं से निकलती है। अब रोहतांग दर्रे के समीप ये निकलती है तो ये उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में एंटर करती है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में एंटर करती है, मंडी में फिर उसके बाद एंटर करती है। मंडी में जब ये एंटर करती है तो मंडी में ये बजौरा नामक स्थान पर एंटर कर जाती है। मंडी के बाद ये कांगड़ा में एंटर करेगी। तो मंडी के बाद ये जब कांगड़ा में एंटर करती है तो मंडी को ये संधोल के पास छोड़कर कांगड़ा में जो है वो एंटर कर जाती है। और आपने ध्यान रखना है कि हमीरपुर में होकर भी ये बहती है नदी। और इसके अलावा इसकी जो सहायक नदियाँ जैसे कि सुकेती हो गया, जिसमें उहल आ जाता है, सैंज, पार्वती आ जाता है, बिनवा, चक्की, गज, न्यूगल, देहर, ये सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। ये लास्ट में जाकर पंजाब में एंटर करती है और फिर ये जाकर जो है वो लास्ट में सतलुज नदी के साथ ही मिल जाती है। ये सारा सिनेरियो हो गया, ये समझ लिया आपने। परंतु ब्यास नदी है, इसके बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि नदौन शहर जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो नदौन शहर जो है वो ब्यास नदी के किनारे जो है वो स्थित है। ये आपने ध्यान रखना है, ये पूछा गया है एग्जाम में क्वेश्चन, तो अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से जान लिए, ये डिटेल में एक्सप्लेनेशन लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज बिल्ट इन सतलुज वैली स्टाइल। तो ये कुछ मंदिर आपके पास दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मंदिर जो है वो सतलुज घाटी शैली में बना हुआ है, सतलुज वैली स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। ये काम आपको देता हूँ कि सतलुज वैली स्टाइल इंटरनेट पर सर्च करके देखना और मंदिर देख लेना कि किस तरह के मंदिर ये होते हैं। हम आमतौर पर पैगोडा स्टाइल पढ़ते हैं, शिखर स्टाइल पढ़ते हैं, नगाड़ा स्टाइल पढ़ते हैं, परंतु सतलुज वैली स्टाइल में जो मंदिर बना हुआ है वो है बहना महादेव मंदिर। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये बहना महादेव मंदिर जो है वो सतलुज वैली आर्किटेक्ट स्टाइल, ये कुल्लू के आउटर सिराज क्षेत्र में जो है वो पड़ता है, ये ध्यान रखें। अभी जो सतलुज वैली आर्किटेक्ट स्टाइल है ना, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए ताकि पता चल सके आपको। सतलुज वैली स्टाइल जो है ना, ये ब्लेंड है पेंट रूफ और पैगोडा स्टाइल, या फिर यूं कहिए कि इन दोनों का मिश्रण है ये, पैगोडा स्टाइल का भी और पेंट रूफ का भी, या फिर ये भी कह सकते हैं कि पैगोडा और पेंट रूफ, ये दोनों ही झलकियां यहाँ पर देखने को जो है मिलती हैं। इट इज स्टाइल ऑफ मंडप विद 1 or more पैगोडा रूफ्स एंड अबव द गर्भगृह दैट correspond to शिखर of a classical temple usually at one end of the building but sometime in the centers। तो वही सब लिखा गया है इसकी विशेषता के बारे में कि पैगोडा स्टाइल, और मेन रूप से ध्यान रखना कि पेंट रूफ और पैगोडा स्टाइल का ये मिश्रण है। और ये जो पेंट रूफ और पैगोडा स्टाइल के मंदिर हिमाचल प्रदेश में है ना, इनके क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहले तो हम इन्हीं के जो है एग्जाम्पल जान लेते हैं, जैसे कि हडिम्बा देवी मंदिर हो गया, ये पैगोडा स्टाइल में बना हुआ है। आदि ब्रह्मा टेम्पल कोखान कुल्लू का हो गया, ये भी जो है वो पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। और इसके अलावा त्रिपुरा सुंदरी मंदिर हो गया कुल्लू का, ये भी जो है वो ये भी जो है वो पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। तो ये पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल के मंदिर आपने। और पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल की बात की जाती है तो शक्ति देवी मंदिर जो कि चंबा का छितराड़ी में है, वो जो है वो इसमें बना हुआ है।
और लक्षणा देवी मंदिर जो कि भरमौर चंबा में है वो भी पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। तो ये मंदिरों के बारे में जान लिया। ये क्वेश्चन नया था, बाकी पैगोडा स्टाइल तो आपने पहले भी पढ़ा है, पेंट रूफ स्टाइल भी आपने पहले पढ़ा है, तो वो रिवाइज भी साथ में हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ग्रेट मास्टर ऑफ पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग ड्यूरिंग द रेन ऑफ संसार चंद। तो बोलते हैं कि संसार चंद के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन पहाड़ी लघु चित्रकला के एक महान उस्ताद थे। जब संसार चंद का कार्यकाल था ना तो पेंटिंग को शरण दी गई। इसका देखो, इसका इंटरेस्ट था लिटरेचर में भी, कला में भी। ये कहाँ से पता चलता है, इसने जो सुजानपुर का होली था वो स्टार्ट करवाया था, पेंटिंग को इसने शरण दी, यहाँ से पता चलता है। राधा कृष्ण जो कांगड़ा की प्रमुख पेंटिंग है, जो G20 समिट कुछ टाइम पहले इंडोनेशिया में जब हो रही थी, तो उस टाइम US के प्रेसिडेंट को भी जो था वो भेंट की गई थी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और इसके जो मुख्य पेंटर थे संसार चंद के कार्यकाल के दौरान वो थे मानकू जो है वो मुख्य पेंटर थे इसके संसार चंद के कार्यकाल के दौरान। ये आपने ध्यान रखना है। और अगर हम पेंटिंग के बारे में अब देखो इसी तरह का क्वेश्चन बनता है पेंटिंग के बारे में एक और, कि कांगड़ा की जो पेंटिंग है उसकी थीम क्या है, एक सेंट्रल थीम बतानी है उसकी, तो वो लव थीम पर बेस्ड है। तो कृष्णा और राधा, ये लॉर्ड कृष्णा और राधा की जो है वो थीम यहाँ पर रखी गई है। और हमारे यहाँ पर जो सबसे पहले माना जाता है कि कोई पेंटिंग यहाँ पर आई थी, कोई बसौली स्कूल, तो बसौली स्कूल की पेंटिंग्स मानना है। बसौली स्कूल जो है सबसे पुराना है, फिर बाकी धीरे धीरे चलकर जो था वो बाकी स्कूल्स भी यहाँ पर आए। संसार चंद थे तो संसार चंद ने जो था वो नदौन में, सुजानपुर में, आलमपुर में कांगड़ा शैली के प्रमुख केंद्र जो था वो बनाए थे। एक सेऊ वंशज है, तो सेऊ वंशज की जो है ये देन है। सेऊ उसका पुत्र मानकू हो गया, नैनसुख हो गया, ये सारे जो हैं जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं पर। संसार चंद के कार्यकाल के दौरान मानकू जो था वो आया था। मेटकॉफ ने जो था वो सबसे पहले कहा जाता है कि कांगड़ा शैली के चित्रों की खोज की थी। मेटकॉफ जो है वो ज़रूरी है जानना आपके लिए, ये आप ध्यान रखें। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से अब नोट कर लें। नोट करने की ज़रूरत भी नहीं है, वैसे हम बहुत बार रिवाइज करेंगे, आपको भूलेंगे ही नहीं एग्जाम में। बस अगर ये सोचेंगे कि एक ही वीडियो में सब कुछ अर्जित कर लेंगे तो वो नहीं होगा एक वीडियो से। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे बोलते हैं फेमस गायत्री टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि प्रसिद्ध गायत्री मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखो अगर हम बात करते हैं गायत्री मंदिर की, तो गायत्री मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो, पहले यहाँ से हम थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर एक डाउट आपके मन में आया होगा उसको भी दूर कर लेंगे। गायत्री मंदिर जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में मनाली के समीप जो है वो स्थित है। इसके बारे में थोड़ा सा लिखा है यहाँ पर कि मनाली के समीप जो है ये स्थित है। कुल्लू में जो है और भी बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे कि कौन कौन से, कुल्लू में जो है बजौरा टेम्पल स्थित है, कुल्लू में हडिम्बा देवी माता का मंदिर है, कुल्लू में बिजली महादेव का मंदिर है, कुल्लू में जो है वो मनु टेम्पल है, कुल्लू में जामलू देवता का मंदिर है, गौरी शंकर टेम्पल वहाँ पर स्थित है। तो ये सारे मंदिर जो है वो कुल्लू में स्थित है। अब क्वेश्चन क्या पूछ लेते हैं, क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि सिरमौर में भी गायत्री मंदिर है, तो उसके बारे में पूछ लेते हैं। ये जो गायत्री मंदिर है ना, ये सिरमौर में भी है और वो अलग मंदिर है। जो सिरमौर का गायत्री मंदिर है वो उसके बारे में जान लीजिए। अब देखो जब मैंने क्वेश्चन पूछा ना तो हमारी ऑप्शन में सिरमौर बिल्कुल भी नहीं था, सिरमौर कहीं पर भी नहीं है। परंतु जो आप यहाँ से ध्यान रखिए, जो मंदिर सिरमौर का है ना गायत्री मंदिर, वो मंदिर रेणुका लेक के किनारे स्थित है। और गायत्री माता को जो है वो मदर ऑफ वेदास भी कहा जाता है, वेदों की माता भी कहा जाता है। तो अब ये कंफ्यूजन आपका दूर हो गया। मनाली का गायत्री मंदिर अलग है कुल्लू का जो है, और ये जो सिरमौर में है ना वो अलग से है। सिरमौर का अलग से है, मैंने सिरमौर ऑप्शन में नहीं दिया है, तो डाउट भी अब कोई नहीं रहा होगा। सिरमौर के मंदिर बता देता हूँ। एक हमने महामाया बालासुंदरी मंदिर पढ़ा था जो कहाँ पर स्थित है, सिरमौर में स्थित है। महामाया बालासुंदरी मंदिर की हमने कहानी भी जानी थी गिरिराज पत्रिका में जानी थी इसकी पूरी तरह से कि क्या क्या कैसे कैसे स्थापना हुई। सिरमौर में जो है वो गायत्री मंदिर भी स्थित है, ये रेणुका लेक के किनारे स्थित है। सिरमौर में ही जो है वो एक जगन्नाथ का मंदिर भी स्थित है, वो भी आप ध्यान रखें। राजा बुद्ध प्रकाश के द्वारा ये जगन्नाथ का मंदिर जो है था वो बनवाया गया था। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए सिरमौर के और कुल्लू के मंदिरों के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वेयर इज सैंज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि सैंज जल विद्युत परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो बोलते हैं कि ये जो सैंज परियोजना है ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। कई बार पूछ लिया जाता है कि सैंज जो है वो कहाँ पर पड़ता है, कुल्लू में पड़ता है। सैंज घाटी पूछ लेते हैं, कुल्लू में ये पड़ती है। और बेसिक क्वेश्चन यहाँ से क्या बनते हैं, इस परियोजना की कैपेसिटी कितनी है, तो वो 100 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। कितनी, 100 मेगावाट इसकी कैपेसिटी हुई।
यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए 100 मेगावाट की ये परियोजना है और सैंज रिवर है जो कि ब्यास की सहायक नदी है उसके ऊपर ये बनी हुई है। और इस परियोजना को एग्जीक्यूट कौन करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस परियोजना को एग्जीक्यूट करता है हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPPCL जिसको आप कहते हैं, वो इसको जो है वो एग्जीक्यूट करता है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि 100 मेगावाट कुल्लू में ब्यास की सहायक नदी है, HPPCL इसको एग्जीक्यूट करता है। इसी तरह की परियोजना हमने गिरिराज पत्रिका में लास्ट टाइम रिवाइज की थी जिसका नाम था सोंगटोंग परियोजना। सोंगटोंग परियोजना कहाँ पर स्थित है वो तो आपने कमेंट करके बताना है, कितने मेगावाट की है वो भी आपने बताना है, परंतु सोंगटोंग परियोजना को भी हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ही एग्जीक्यूट करता है। ये मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, बाकी बेसिक क्वेश्चंस आप कमेंट करके बता दीजिए। तो ये हो गए हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। सैंज परियोजना के बारे में कुल्लू में है, ये सारे ध्यान रखें। बोलते हैं अगले क्वेश्चन में, बोलते हैं मेन पोस्ट ऑफिस ब्रांच ऑफ शिमला वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो शिमला में मेन जो पोस्ट ऑफिस की ब्रांच है ना वो अंग्रेजों की टाइम की है, तब वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ब्रिटिशर्स के टाइम की है तो बोलते हैं किसकी स्थापना कब की गई थी, ये मुख्य शाखा कब स्थापित की गई थी। तो ये 1883 में स्थापित की गई थी। इसके पीछे की पूरी बात जानिए तो याद रहेगा आपको, ये जो मुख्य डाकघर है ना, यहाँ पर मेन बिल्डिंग डाकघर की है, ये बिल्डिंग जो था कॉनी लॉज नाम से जानी जाती है। कॉनी लॉज इसको कहते हैं। 1880 में जो था ये बिल्डिंग जो था वो डाक विभाग के एक अंग्रेज थे पीटरसन, जिनके द्वारा इसको खरीदा गया था। 1883 में यहाँ पर मेन पोस्ट ऑफिस जो था वो खोल दिया गया, ये आप ध्यान रखिए। 1942 तक मुख्य डाकघर का आधा स्टाफ जो था वो 16 नवंबर से लेकर 15 मार्च तक जो था वो दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया था। और माल रोड पर जब ये बिल्डिंग स्थित है तो माल रोड पर जो था वो 23 सितंबर 1972 को इस बिल्डिंग पर आग भी लगी थी, काफ़ी नुकसान यहाँ पर हो गया था और बाद में चलकर रेनोवेट भी किया गया होगा ऑब्वियसली, परंतु 2009 में इस बिल्डिंग में जो था वो लाल और सफ़ेद रंग किया गया था, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं पर। तो 2009 भी आप ध्यान रखें। और इस तरह से 1883 में की गई थी। 1880 में जो था वो पीटरसन के द्वारा इसको खरीदा गया, फिर बाद में चलकर डेवलपमेंट हुई, पोस्ट ऑफिस बना, बीच में स्टाफ भी जो था ट्रांसफ़र हो गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से ध्यान रखनी है। तो स्टाफ इसको आगे पीछे करते रहते थे, अंग्रेज अपने हिसाब से फ़ायदा लेते रहते थे और आगे पीछे इसको करते रहते थे, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु जो इम्पोर्टेंट था कब इसकी स्थापना हुई। हाँ, अगर पोस्ट ऑफिस की ही अगर हम बात कर रहे हैं ना स्पेसिफिक रूप से, तो आपको सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस जो है वो हिक्किम भी याद आया होगा। अगर आपने ज़रूर पढ़ा है तो हिक्किम ज़रूर ध्यान रखें कि लाहौल स्पीति में स्थित है और हिक्किम जो है वो लगभग 14,567 14,567 फीट की ऊंचाई पर जो है वो स्थित है। और पोस्ट ऑफिस के बारे में एक और इस तरह से लिंक कर लीजिए कि और काजा में पोस्ट ऑफिस खोला गया था 1939 में। 1869, 1939, 1883 ये सारे डाटा अब नहीं भूलना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज नॉट फाउंड इन चंद्रा वैली। तो बोलते हैं कि कौन सा ग्लेशियर चंद्रा वैली में नहीं है। चंद्रा और भागा ये लाहौल स्पीति की दो वैलीज हैं, तो इनमें अलग अलग ग्लेशियर। तो ध्यान रखना है कि गैंगस्टंग ग्लेशियर जो है ये भागा वैली में जो है वो पाया जाता है। कहाँ पर? भागा वैली में पाया जाता है। और बाकी ग्लेशियर जो है वो चंद्रा वैली में पाए जाते हैं। चंद्रा वैली में छोटा सिगड़ी ग्लेशियर पाया जाता है, कुल्टी ग्लेशियर चंद्रा वैली में पाया जाता है, शिफ्टिंग ग्लेशियर पाया जाता है यहाँ पर और भी ग्लेशियर पाए जाते हैं जैसे कि पाचा ग्लेशियर हो गया, ये यहाँ पर पाया जाता है। गैंगस्टंग ग्लेशियर जो है वो भागा वैली में होता है। भागा वैली में लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर आता है, मिलांग ग्लेशियर आता है, तो ये भागा वैली में आते हैं। चंद्रा भागा वैली को पत्तन वैली भी कहा जाता है। चंद्रा भागा दो नदियां हैं जो एक जगह पर आकर मिल जाती हैं, जहां पर ये मिलेंगी उस स्थान को तांडी कहा जाता है। तांडी कहा जाता है। और जैसे हम गंगा को पवित्र मानते हैं ना, वैसे ही चंद्रा भागा नदी जो है ये पवित्र मानी जाती है यहाँ के लोगों के द्वारा, गंगा की तरह ही। इतनी पवित्र है हमारी नदियाँ, इनकी पूजनीय है, तो सारी ही पूजनीय है, तो बहुत पवित्र है यहाँ पर, ये भी आपको पता होना चाहिए। और बाद में चलकर ये चंबा में जब एंटर करती है तो चेनाब के नाम से जानी जाती है, फिर उसी तरह बहती बहती ये पाकिस्तान में चली जाती है। तो ये हो गया इसके बारे में। गैंगस्टंग ग्लेशियर भी आपने जान लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल। ये जो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल है ना, इसको HHSRC भी कहा गया। तो ये हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के प्रमुख नेता इनमें से कौन थे? क्या पंडित पद्मदेव थे, क्या सदाराम चंदेल थे, क्या दौलत राम संख्यान थे? जानिए कि ये तीनों ही जो था वो
प्रमुख नेता थे हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के। ऑप्शन डी सही आंसर है, ऑल ऑफ दी सही आंसर है। अब हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के प्रमुख नेता कौन कौन थे और इनके नाम किस तरह से थे। तो पहले तो देखिए कि हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल 1946 में स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर शिमला में बनाया गया था। और इसी तरह पंडित पद्मदेव हो गया, शिवानंद रमौल हो गया, पूर्णानंद सत्या हो गया, पूर्णानंद हो गए, सत्यादेव भुसेहरी हो गए, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हो गए, सदाराम चंदेल हो गए, दौलत राम संख्यान हो गए। ये सारे ही प्रोमिनेंट लीडर थे हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के। तो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के अब प्रोमिनेंट लीडर आपको नहीं भूलने चाहिए और आपने ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। शिमला में इसका हेडक्वार्टर था। जब भी हम ऐसे आंदोलनों की बात करते हैं तो ऐसे आंदोलनों में आपको क्या याद आता है? आपको धामी सत्याग्रह याद आता होगा, धामी गोलीकांड याद आता होगा। तो ध्यान रखना है कि 1939 में ये हुआ था। 1939 में जब धामी गोलीकांड हुआ था, बड़ी चर्चा परिचर्चा रही थी। गांधी जी ने भी इसके बारे में कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कमेटी भी गठित की थी। और इसी तरह हम उसी के दौरान जानते हैं कि इसी तरह के आंदोलन हुए जिनमें जो हमारे स्ट्रगल्स आते हैं, जैसे कि कुनिहार सत्याग्रह हो गया, कुनिहार प्रजामंडल जिसको कहते हैं, ऑर्गेनाइज हुआ 1939 में। कुनिहार के अलावा ही हम देखते हैं कि सिरमौर प्रजामंडल भी जो था 1939 में ही स्टेबलाइज हुआ था। भाई दो ना पाई दो के नारे लगे, इस तरह के फेमस स्लोगन भी जो था वो हुए। तो वो सारी चीज़ें आपने ध्यान रखें और ये ध्यान रहेंगी प्रॉपर रिवीजन से ही। अब जितने भी डेली वीडियोस देखते होंगे उनके लिए तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी कॉमन हो गई होंगी और कुछ ना कुछ नया सीखते होंगे और बाकी चीज़ों को बड़े अच्छे से रिवाइज भी कर लेते होंगे। देखो, इन क्वेश्चंस का क्यूज आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। उससे पहले एक क्वेश्चन का आंसर जो हमने बजट पार्ट 2 में डिस्कस किया था, कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। बोलते हैं एज पर बजट 2023-24 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी सेक्टर इज बीइंग सेट अप इन। तो बोलते हैं कि टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी सेक्टर में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा, उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। ये कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये कमेंट करके बता दीजिए। बजट पार्ट 2 हमने डिस्कस किया था, पहला ही क्वेश्चन था। टेलीग्राम पर भी इस तरह के क्विज आपको मिल जाएंगे देखने को। डेली हम क्विज डालते हैं शाम को 8 बजे, तो वहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। और टेलीग्राम पर कैसे ज्वाइन करना है तो आपको पता है, अपने टेलीग्राम से सर्च करना है @tolexam31। इस तरह से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर सारी जानकारी हम आपको टाइम टू टाइम देते रहते हैं ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प मिलती रहे और आप अपने एग्जाम के साथ टच में रहें। तो इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी